या नहीं तो क्या करते हैं, सीधे सीधे हाथ जो ऐसे रहते हैं, अगर लेफ्ट बोलेंगे तो ये हाथ को खींच देते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब कभी भी हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ चलेगा राइट वाला। देखो इस तरफ जाना है, ये हाथ चलेगा, यहाँ से लाके स्टीयरिंग इसको दे देगा, ठीक है, इस तरह से। और जब हमारा राइट को टर्न हो रहा है तो लेफ्ट हैंड चलेगा और राइट हैंड को देगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भाई मुझे इस तरफ चलना है तो ज्यादा जो हाथ घुमा रहा है वो, क्योंकि इस तरफ ऐसे घुमाएंगे तो गाड़ी घूमेगी नहीं। इसके लिए क्या है, राइट टर्न आपका जा रहा है तो लेफ्ट हैंड आपका पहले चल रहा है, उसके बाद लेफ्ट हैंड चल रहा है, उसके बाद अगर लेफ्ट को जा रहे हैं तो आपका राइट हैंड इस तरह से चल रहा है। कभी भी स्टीयरिंग को इस तरह से नहीं करना चाहिए, गाड़ी घूमेगी। ओके, इस तरह से पूरा घुमाना है, उसके बाद इसको होल्ड कर रहे हैं, फिर ये वापस आ रहा है, इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह घुमा रहे हैं, ये ला रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, ये ला रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ से लाएगा, इसको दे देगा, ठीक है, ये यहाँ से लाएगा, इसे दे देगा होल्ड करने के लिए, ये चीज़ है। और इसी जगह पे एक और छोटा कन्फ्यूजन हमें रहता है, लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर में भी रहता है। हमेशा हम लोग ध्यान दे देते हैं कि कार के सामने रह के इमेजिन करते हैं, तो है कार में बैठे हैं वो भूल जाते हैं। तो कार का सामने का हिस्सा में याद रहता है, मुझे राइट जाना है तो क्या करते हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर करते हैं। तो थोड़ा माइंड सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसको आसान करने के लिए 2 फिंगर हमें या काम में आते हैं। याद रखना है, देखो हमें 100 मीटर के बाद में लेफ्ट टर्न लेना है, क्योंकि तुरंत तो नहीं लेते हैं, वहाँ पे इंडिकेटर डाल के तो नहीं पलटते हैं, एक 100 मीटर पहले आपको डालना रहता है इंडिकेटर। आप कार चला रहे हैं, ठीक है, आगे जाने के बाद आपको लेफ्ट जाना है, तो याद रखो लेफ्ट इंडिकेटर का फिंगर है ये, ठीक है, नीचे से ऐसे करेंगे, लेफ्ट इंडिकेटर हो गया, वो ऑटो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अब जब राइट का इंडिकेटर डालना है तो याद रखो ये राइट बोलते हमारे माइंड में ये आना चाहिए, लेफ्ट बोलते ये, राइट ये। अब ये 2 फिंगर इसलिए है, ऐसे दबाने के लिए आसान रहता है और ऐसे उठाने के लिए ये फिंगर से आसान रहता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। गाड़ी को मत सोचो, आप फिंगर को याद रखो, बस मुझे लेफ्ट जाना है लेफ्ट, मुझे राइट जाना है राइट। कभी गलत इंडिकेटर आप नहीं डालोगे, ठीक है। स्टीयरिंग में कोई गलती कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत से लोग को यहाँ पे क्या रहता है, एक डाउट रहता है कि गाड़ी टर्न मारने के टाइम पे वापस कैसे लेना है ना। बढ़िया चला लेते हैं गाड़ी, लेकिन जब टर्न मारने के बाद सीधी करने के टाइम पे गाड़ी को ऐसे ऐसे कर देते हैं। याद रखो ये हाथ हमारे ऐसे रखें, ये 1 आपका एक राउंड हो गया, उसके बाद हाफ, तो 1 एंड हाफ हो गया, ये हो गया 1, उसके बाद हाफ। गाड़ी आपकी ऐसे जाने वाली क्या होगी, ऐसे होगी। जब जाने वाली रोड को जब सीधी हो जाएगी तो वापस आपको 1 एंड हाफ लेना है, आपका हाथ भी सीधा हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, ज़्यादा घुमाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप यू टर्न लेने के टाइम पे भी 1 एंड हाफ ही रहेगा, गाड़ी पूरी घूम के जाने वाली रोड पे सीधी होगी तो जितना घुमाए उतना वापस ले लेना। गाड़ी रोड को सीधा नहीं होने से पहले भी नहीं लेना, अगर पहले ले लोगे तो फिर बाजू वाले को ठोक दोगे, ठीक है। 1 एंड हाफ राउंड लेना है। बहुत से लोग का डाउट रहता है कि हाथ यहाँ से उठा के आप यहाँ ला के हॉर्न बजाना पड़ता है, ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप चला रहे हैं गाड़ी, यहाँ से ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, छोड़ के आप यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। और बहुत से लोग का डाउट ये रहता है कि स्टीयरिंग अगर छोड़ देंगे घूम जाएगी, तो जिनके माइंड में ये चीज़ रहती है वो लोग क्या करते हैं, बहुत टाइट पकड़ लेते हैं स्टीयरिंग को, वो डर की वजह से। देखो आप दोनों हाथ भी छोड़ देंगे, जब तक हाथ आप लगा के ऐसे घुमाएंगे नहीं तब तक नहीं घूमेंगे स्टीयरिंग। फॉर्मूला वो नहीं है अपने आप घूम जाए, नहीं है वहाँ पे। जब तक आप हाथ नहीं लगा के घुमाओगे तब तक नहीं घूमेंगे। और गार्ड चलाने के लिए सिर्फ एक ही जगह आपको ताकत की ज़्यादा ज़रूरत लगानी पड़ती है, बाकी पूरी कार को आप एक रोज़ फ्लावर को किस तरह से पकड़ते हैं उतनी ही ज़रूरत है प्रेशर की। सिर्फ एक ही जगह आपको ज़्यादा प्रेशर लगता है, कहाँ पे, जब आपका टायर पंचर हो जाता है तब आपको व्हील नट्स खोलने के लिए ही प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। बाकी कहीं पे भी आपको इतना प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं, एक रोज़ फ्लावर को पकड़ने का उतना ही चाहिए आपको। कार में उतनी ताकत उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टीयरिंग में आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।
तो अब यहाँ पे याद रखो कि यू टर्न वाला जो हिस्सा आता है, ये नेक्स्ट उधर पीछे था, फिर भी आप पूछे मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये डिवाइडर है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि यू टर्न लेना है तो हमें कहाँ रुकना चाहिए। हमारे इंडिया में ज़्यादा करके यहाँ आके रुकना है ना। एक बंदा यहाँ रुका तो फिर वो दूसरा आएगा यहाँ रुकेगा, तीसरा आएगा यहाँ रुकेगा। ये जो गैप बनाया गया है ये दोनों साइड के ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। तो पहले तो ये खुला छोड़ देते थे, अब ये लोग भी तंग आ गए हैं। कौन? ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले। आपको पार्टीशन बना दिया गया है यहाँ पे, है वो पोल्स लगा दे रहे हैं। वो किस लिए लगाए हैं? ये बड़ा वाला हिस्सा देने की वजह क्या है? आप रुकने के लिए नहीं है, ताकि वहाँ से बस या लॉरी या कंटेनर कुछ टर्न लेने के लिए दिया गया है। लेकिन हमारे बंदे यहाँ आके रुकते हैं। सही रोड रूल क्या बोलता है? आपको रुकना चाहिए यू टर्न लेने वाले को यहाँ पे। एक और बंदा अगर यू टर्न लेना चाह रहा है तो उसको यहाँ रुकना चाहिए। तीसरा बंदा लेना चाह रहा है तो यहाँ पे रुकना चाहिए। और ये बंदे जो है ना, वेट करके यहाँ पे, यहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है, गैप जब ज़्यादा आ जाए, बहुत दूर ट्रैफिक है, तब एक एक बंदा करके यहाँ से यू टर्न लेना है। अब यू टर्न लेने का तरीका क्या है? आप देखे होंगे हमारे यहाँ पे रोड पे इस तरह के 3 लाइन मारे रहते हैं। सेंटर वाला हिस्सा कौन सा है? स्ट्रेट जाने वाला होता है ना। लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है? जो लेफ्ट को टर्न ले रहा है, जो भी बाईपास रोड पे जाना चाह रहा है। और राइट का क्या है? राइट टर्न लेने वाला जो भी बंदा है। तो आप यहाँ पे याद रखो कि आप जब टर्न लेने का हिस्सा क्या है, आधी गाड़ी यानी शोल्डर आपका कॉर्नर पे मैच हो जाए उसके बाद ले रहे हैं। कभी भी यू टर्न लेने के टाइम ये जो डिस्टेंस होता है हमारी कार का और बाजू डिवाइडर का सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 2 फीट का होना चाहिए। 1 फीट का रहेगा तो क्या होगा, सामने का हिस्सा जब ऐसे आता है तो पीछे का टायर लड़ जाता है। 2 फीट का होना चाहिए, ताकि वाइट लाइन से भी आप, एक वाइट लाइन रहती है ना, वार्निंग साइन रहता है वहाँ पे, वाइट लाइन से भी 1 फीट आप इस तरफ होना चाहिए। और जब आपका राइट शोल्डर ये कॉर्नर पे मैच हो रहा है तो आप अपनी टर्न ले रहे हैं। याद रखो कभी भी टर्न लेने के बाद में, अब मानो हम यहाँ से एक यू टर्न लिए हैं, ये यू टर्न लेने के बाद में आपका यू टर्न जिस लाइन में ख़त्म हो रहा है उसी को फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है। मान लो आप यू टर्न करने के बाद 3rd लाइन में, आप 3rd रो में आ गए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से टर्न लेके इस तरफ आ जाते हैं ताकि उसको लेफ्ट जाना है। कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ से जब आप टर्न ले रहे हैं तो जो ये ट्रैफिक आ रही है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आपका कौन से रो में ख़त्म होने वाला है। अब अंदाज़ा लगाते हैं ना, तो ये बंदा गेस कर लेता है कि 2nd रो में इसका यू टर्न ख़त्म होएगा तो वो लेफ्ट नहीं आएगा। वो क्या करेगा, यहाँ से अपनी लेन बदलेगा और यहाँ से फास्ट चले जाने की कोशिश करेगा। उस बीच में आप अगर यहाँ आएंगे तो गाड़ी छूटने के चांसेस है। तो याद रखो कभी भी यू टर्न लेने के बाद में जो रो में हमारा यू टर्न खत्म हो रहा है उसी को कंटिन्यू करना है। उसके बाद लेफ्ट इंडिकेटर लगा के अगर आपको लेफ्ट जाना है तो जाना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है हमें फुट कंट्रोल्स। फुट कंट्रोल्स में आप देखेंगे एक हो गया हैंड कंट्रोल, अभी हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद में हमें फुट कंट्रोल आएगा, तो जिसमें 3 चीज़ें होती है। जैसे मैनुअल कार हम लोग चला रहे हैं, मैनुअल कार में आपको रहती है सबसे पहले राइट साइड में आपको एक्सीलेटर आता है, उसके बाद ब्रेक आता है आपको, फिर उसके बाद में आपको क्लच आता है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे AMT में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही चीज़ रहती है, एक रहता है एक्सीलेटर और दूसरा रहता है ब्रेक पैड, ठीक है। इसमें क्लच नहीं होता है। तो अब इस चीज़ को हम किस तरह से यूज़ करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये किस तरह से हम ऑपरेट करना है और किस तरह से चलाना है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ध्यान देना है, एक्सीलेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। फास्ट दबाते हैं, नहीं दबाते हैं ना, कैसे दबाते हैं, स्लो दबाते हैं। यानी जो कम हुई वाली हमारी स्पीड है उसको बढ़ा रहे हैं, किस तरह से, इस तरह से दबा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ रही है ना। अब जब आप इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक्सीलेटर दबा के है, गाड़ी स्पीड जा रही है, स्पीड बढ़ गई है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरे यार स्पीड बढ़ रही है करके थोड़ा सा एक्सीलेटर को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। छोड़ते ही क्या होता है, स्पीड हमारी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस चीज़ को, जो एक्सीलेटर को जो छोड़ना है,
उसके बाद जो स्पीड कंट्रोल हो रही है इसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक। तो अच्छे ड्राइवर की पहचान है थर्ड ब्रेक को यूज करके कार चलाना है। वो कब चलाता है? उसका फुल कंसंट्रेशन रोड पे, माइंड एब्सेंट नहीं रहता। इस तरह से अगर गाड़ी चलाओगे आपकी गाड़ी एकदम बढ़िया मेंटेनेंस नहीं आएगा और ऐसी माइलेज देगी आपकी गाड़ी तो बढ़िया माइलेज देगी। वो कैसे मैं बताता हूँ। मानो हम यहाँ चंदानगर से हम लोग चल रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग समय मिलती है, बहुत सारे लोग रोड क्रॉस करते रहते हैं। यहाँ से चल रहे हैं आप 40-50 की स्पीड में हैं, आप देख रहे हैं कि आगे लोग क्रॉस कर रहे हैं या कोई गाड़ी आके सेंटर में आ रही है गाड़ी, तो आप क्या करते हैं, बहुत से लोग एक्सीलेटर नहीं छोड़ते हैं, देखेंगे वहाँ जाने के बाद ब्रेक करेंगे। जब आप ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से आप चल रहे हो 5th गियर में, वहाँ जाने के बाद में आप ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करने के बाद में क्या होता है, एक तो आपके ब्रेक लाइनर घिस रहे हैं, दूसरा आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, तीसरा आप उसको हॉर्न बजा रहे हो, है ना। एक और चीज़ होती है, फ्यूल आपका वहाँ पे खर्चा होता है। किस तरह से, जब उतनी वो जो ज़्यादा स्पीड थी हमारी, हम ब्रेक कर दिए हैं, फिर वहाँ क्या करना पड़ता है, फिर से क्लच दबाओ, फिर गियर डाउन करो, फिर इंक्रीज करो स्पीड को। तो जहाँ आप फिर वहाँ से स्पीड को बढ़ा रहे हैं, आपका फ्यूल ज़्यादा हो जा रहा है। तो करना क्या चाहिए हमें, जब कोई हमारे सामने से रोड क्रॉस कर रहा है तो हमारे एक्सीलेटर को हम धीरे से ऐसे छोड़ेंगे। छोड़ते क्या होता है, हमारी गाड़ी स्पीड को कंट्रोल करके स्लो हो जाती है। जितना वो स्पीड कंट्रोल करके स्लो हुई है, वहाँ से वो बंदा ऐसे क्रॉस कर देगा, लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, बिना कोई क्लच दबाए, बिना कोई हॉर्न दबाए, बिना कोई गियर चेंज किए, आप इसी को फिर वापस देके उसी गियर में आप जा सकते हैं। देखो, सिर्फ हम एक्सीलेटर से गाड़ी को कंट्रोल किए हैं, ठीक है। तो एक्सीलेटर दबाने का तरीका क्या है, धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद जब हमें कोई सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम छोड़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो क्रॉस हो गया, उसके बाद चले जा रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं ब्रेक दबा रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये बताने का तरीका इसलिए है, नेक्स्ट बात ही आती है हमारी ब्रेक पे। एक्सीलेटर को इतना क्लियरली मैं क्यों समझा रहा हूँ, ब्रेक के बारे में समझा रहा हूँ। तो अभी ब्रेक को किस तरह से दबाते हैं हम लोग, इस तरह से दबाते हैं नहीं ना, किस तरह से दबाते हैं हम लोग, ब्रेक को धीरे धीरे दबाना है। ब्रेक क्लच जैसा अंदर तक नहीं चला जाएगा, एक जगह जाने के बाद रुक जाता है, ब्रेक की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। यहाँ एक्सीलेटर को हम यूज कर रहे हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए, है ना, धीरे धीरे दबा रहे हैं तो बढ़ रहा है। ब्रेक को भी जो है ना, बड़ी वाली स्पीड को कम करने के लिए धीरे धीरे दबा रहे हैं हम लोग, राइट। तो कभी भी ब्रेक सडन ब्रेक नहीं है, ड्राइविंग में आपको सडन ब्रेक नहीं है, सडन ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपका कंसंट्रेशन पूरा रोड पे रहेगा तो आप सडन ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलेटर को हम स्पीड बढ़ाने के लिए उसी तरह से ब्रेक को किस तरह से दबा रहे हैं, एक्सीलेटर जैसा ही ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे राइट लेग जो है सो किस तरह से यूज करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर के पास पूरा पैर रख देते हैं ऐसे, जब आपको ब्रेक की जरूरत पड़ेगी तो फिर पूरा पैर उठा के ब्रेक को लाते हैं। इस तरह से जो गाड़ी चलाते हैं उनके हाथ से रोड एक्सीडेंट 100% होएगा। कैसे, अब हम गाड़ी चला रहे हैं, आगे वाला ब्रेक मारा, उसकी लाइट जलेगी, अच्छा ये रुक रहा है, अच्छा मुझे भी ब्रेक मारना है, फिर मैं एक्सीलेटर से पैर उठाऊंगा, फिर ब्रेक पे पैर लेके आऊँगा, उसके बाद दबाऊंगा, ब्रेक लगेगा। रुकने के लिए भी गाड़ी को टाइम लगता है ना, कितना टाइम रहता है वहाँ, नहीं रहता। तो क्या करना चाहिए हमें, किस तरह से यूज करना है, कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है, ये दोनों के बीच हमारा पैर होना चाहिए, एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में हमारा पैर होना चाहिए। यहाँ से आप एक्सीलेटर कर रहे हैं, ठीक है, जब ब्रेक की जरूरत पड़ी आप ब्रेक दबा, जरूरत पड़ेगी तो दबा रहे हैं, नहीं तो वापस चल जा रहे हैं। तो इस तरह से दबा रहे हैं। कभी आप पैनिक होके एक्सीलेटर भी दबा दे ब्रेक के बजाय, तो पैर टेढ़ा रहेगा, दब नहीं पाएगा वो ज़्यादा, क्योंकि पेन होएगा, आपको दबाएंगे नहीं आप। इसके लिए क्या करना है, एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में हमें यहाँ रखना है हील, और इसके साथ यहाँ से एक्सीलेटर, ऑब्जेक्ट कुछ सामने आया ब्रेक के पास, ज़रूरत पड़ी तो हम दबा रहे हैं, नहीं ज़रूरत पड़ी तो वापस अपना एक्सीलेटर करके हम जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है क्लच। क्लच में आप देखेंगे क्लच किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग, फास्ट करना है, छोड़ना कैसे है, धीरे से, दबाना तो फास्ट है, उसके बाद छोड़ना धीरे से। क्लच क्या काम करता है,
क्लच क्या काम करता है? इंजन गियर बॉक्स के कनेक्शन को तोड़ता है। जब हमें और आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? पहले क्लच दबा के इंजन को कनेक्शन तोड़ के उसके बाद ब्रेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे अब नए लर्नर्स जो भी सीख रहे हैं उनके मन में ये रहता है कि पहले क्लच दबा के ब्रेक करें या नहीं ब्रेक दबा के क्लच दबाएं, है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, मानो 80, 90, 60 या 50 तक आपकी गाड़ी की स्पीड है, तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे से ब्रेक करना है। स्पीड आपकी कम होने के बाद क्लच को दबा के उसके बाद पूरा ब्रेक करना है। पूरा ब्रेक कब करना है? आप पूरी गाड़ी रोकना चाह रहे थे, है ना? अब रनिंग में आप गाड़ी जा रही है, आगे कुछ ट्रैफिक जाम दिख रहा है, अपनी स्पीड को कम करना चाह रहे हैं, एक्सीलेटर छोड़े, कम हो रही है स्पीड तो ठीक है, नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ता है? धीरे से हम ब्रेक को दबाते रहते हैं ऐसे। जब ब्रेक डायरेक्ट कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होती रहती है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम होने के बाद में भी आप ब्रेक ऐसे ही दबाएंगे तो क्या होएगा? गाड़ी इस तरह से होके और वहीं पे बंद पड़ जाएगी, पीछे से आने वाला ठोक देगा। तो जब आपकी स्पीड ज़्यादा है तो पहले ब्रेक, स्पीड कम होने के बाद क्लच, उसके बाद टोटल ब्रेक। अगर आप डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे तो क्या होएगा? गाड़ी बंद पड़ जाएगी, क्योंकि हमें आगे जाना भी है फिर। अब जब स्पीड आपकी कम रहती है, जैसे 20, 30, 40 तक रहती है, तो क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले ब्रेक, उसके बाद क्लच। तो यहाँ पे क्लच दबा के उसके बाद में ब्रेक किस लिए कर रहे हैं? गाड़ी की स्पीड कम है और हमें इंजन ऑन चाहिए, गाड़ी हमारी रुकनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे भी फिर जाना रहता है। तो ये जो इंजन गियर बॉक्स का कनेक्शन जो होता है, यहाँ पे क्लच दबाने पे ये क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ इंजन ऑन रहता है और ये गियर बॉक्स का कनेक्शन टूटा वाला रहता है ना, तो गाड़ी आपकी इंजन ऑन रहता है और आप गाड़ी को रोक सकते हैं। अगर ये कनेक्शन लगा हुआ रहेगा, आप डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे तो इंजन घुमा नहीं पाएगा, गाड़ी को खींच नहीं पाएगा, तो वो ऐसे ऐसे मार के बंद पड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूले को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा रहती है, हाईवे पे है, हम लोग स्पीड को कम करना चाह रहे हैं तो ब्रेक कर रहे हैं। अगर आगे क्लियर हो गया तो फिर ब्रेक छोड़ दो, एक्सीलेटर पे चलिए, या नहीं तो आप एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल हो रही है तो फिर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान ये रखना है, हमेशा माइंड में ही रखना है, स्पीड ज़्यादा अगर रहे तो पहले ब्रेक से कंट्रोल करके कनेक्शन को तोड़ना है क्लच से। अगर हमारी स्पीड कम है तो पहले कनेक्शन को तोड़ना है, बाद में ब्रेक को करना है, ठीक है। स्पीड ज़्यादा रहेगी तो पहले ब्रेक बाद में क्लच, स्पीड कम रहेगी तो पहले क्लच बाद में ब्रेक। अब यहाँ पे फर्स्ट गियर में जब क्लच निकालते हैं, गाड़ी निकालते हैं, तो गाड़ी बंद पड़ जाती है बहुत से लोगों, है ना। तो हमें नहीं बंद पड़ना है और गाड़ी हाइट में भी रोकेंगे तो पीछे नहीं आना है, तो क्या करना है? ये फॉर्मूला हमें सीखना है। याद रखो, कभी भी कोई भी गाड़ी को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लच और ब्रेक दबा के स्टार्ट करना है। मैनुअल गाड़ी, कोई भी मैनुअल गाड़ी, चाहे वो कौन सी जगह में रुकी है आपको नहीं पता है, चाहे डाउन हो सकता है, अप हो सकता है कि नहीं। तो कभी भी आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लच और ब्रेक दोनों दबा के स्टार्ट करो, गाड़ी को स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। उसके बाद फर्स्ट गियर लगाओ अपना। फर्स्ट गियर लगाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर के पास आते हैं क्लच छोड़ने से पहले, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर गाड़ी ऐसी ठहरी रहे तो वो पीछे आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हैंड ब्रेक लगा भी रहा, हैंड ब्रेक डाउन करेंगे भी तो वो पीछे आना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे डर लगने लगता है, तो ठुक जाएगी गाड़ी करके। तो यहाँ पे हम वही गलती करते हैं, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले याद रखो, क्लच और ब्रेक दबा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट, गियर डालने के बाद में ब्रेक को बिना छोड़े के क्लच को छोड़ो। क्लच को जब धीरे धीरे आप छोड़ रहे हो तो क्लच का एक पॉइंट आने के बाद में आपकी गाड़ी आपको इंडिकेट करेगी। कैसे? हैंडल पे आपके हाथ ऐसे रहेंगे स्टीयरिंग पे, तो जब वो क्लच का पॉइंट आ जाएगा तो आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगी, ऐसा वाइब्रेशन स्टार्ट होएगा। जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप होल्ड कर दो वहाँ पे, क्लच ना दबाना है ना छोड़ना। छोड़ोगे तो बंद पड़ जाएगी क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है, और दबा दोगे तो वो क्लच का पॉइंट चला जाएगा, फिर वही बात होगी। तो जहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है उसको वहीं पे होल्ड करो क्लच को, और उसके बाद में ब्रेक को धीरे से छोड़ो। क्लच को हिलाना नहीं है। ब्रेक को जैसे छोड़ेंगे आप, गाड़ी आगे ही जाएगी, 1 इंच भी पीछे नहीं आएगी और ना ही बंद पड़ेगी। क्लच ऐसे होल्ड करो, ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी आगे जा रही है, ट्रैफिक जाम है वहाँ पे, फिर रोकना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना है, ब्रेक को ही दबाओ, गाड़ी रुक जाएगी। फिर उसके बाद आगे जा रहे हो, फिर ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी आगे जा रही है, फिर ब्रेक को दबाओ, गाड़ी रुक रही है। ये चाहे आप हेवी ट्रैफिक जाम है, जो बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग चल रही है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। जहाँ पे हिल स्टेशन में आपकी गाड़ी रुकी है, जैसे आगे जाने के टाइम पे हमारे आगे कोई रुका है, फिर हम रुके हैं, उसके बाद में फिर हमें वहाँ से जाना है, गाड़ी पीछे नहीं आना है। तो यही फार्मूला है, हमें यूज़ करना है। किस तरह से?
बिना क्लच ब्रेक को छोड़े क्लच को रिलीज करना है। क्लच का एक पॉइंट आने के बाद में वाइब्रेशन जब स्टार्ट होएगा उसके बाद हमें ब्रेक को छोड़ना है। ब्रेक जैसे छोड़ोगे अब गाड़ी आगे जाना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया हमें मैनुअल चलाने का। इसमें कुछ डाउट है आपको? कुछ डाउट है? बोलिए मैम। आपने बोला जैसे गाड़ी स्पीड में जा रही है और हमें धीमा करना है तो हम पहले एक्सीलेटर छोड़ांगे, अगर फिर भी धीमा नहीं हुआ तो ब्रेक डायरेक्ट ब्रेक करेंगे। हाँ, और धीमा हो गया तो फिर हम फिर से स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि बीच में गियर नहीं चेंज करेंगे अगर स्पीड काफी कम हो। अगर काफी कम हो गई तो आपको पता चलेगा। एक्सीलेटर देने पे आपकी गाड़ी वहां से पिकअप नहीं लेगी, तब क्या है, क्लच दबा के आपको गियर बदलना है। एक्सीलेटर देने पे आपको पता चल जाता, पहले जैसे परफॉर्मेंस दे रही है वो तो ठीक है, नहीं दे रही है तो वो ऐसे ऐसे मानना स्टार्ट करिए, उसके बाद गियर बदलो, अपना चले जाना। अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन में आते हैं। ऑटो ट्रांसमिशन तो चलाने में बहुत आसान है, मेंटेनेंस थोड़ा महंगा रहता है ना। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम नहीं रहता। कौन सा? क्लच वाला प्रॉब्लम नहीं रहता। यहाँ पे गाड़ी पीछे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ये सब चार्ट नहीं रहता यहाँ पे। एक बार स्टार्ट करो सुबह 6 बजे, रात 10 बजे तक ऐसे घूमते हुए आ जाओ, बस कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान ये रखना है कि इस गाड़ी में, चलती गाड़ी में हम गियर बदलते हैं, है ना। यहाँ पे कोशिश करोगे तो 60,000 रुपये जेब से चले जाए, पक्का है। यहाँ पे गाड़ी का चक्का जब पूरा रुक जाता है तभी गियर बदलना है, उस बीच गियर बदलने का नहीं। तो यहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल रहता है पूरा। गाड़ी स्टार्ट करना है, ब्रेक दबाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, और गियर लगाना है तो भी ब्रेक दबाओ, गियर लगाओ, गाड़ी को रोकना है तो भी ब्रेक, सारी चीज ब्रेक ही है। ओके, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का काम इसका है, एक्सीलेटर का, बाकी सब ब्रेक है। अब इसके जो गियर का ट्रांसमिशन है नेक्स्ट आता है अपने को, उसमें मैं बताता हूँ। तो इसमें बहुत आसान रहता है चलाना, कोई बात नहीं है, सिर्फ गाड़ी का माइलेज नहीं रहता है, बस इतना ही। तो अगर आप कंपेयर करेंगे मैनुअल व्हीकल में, अगर 20 का माइलेज आ रहा है तो इस गाड़ी में आपको 16 या 17 का माइलेज आएगा। 4-5 किलोमीटर का हमेशा फ़र्क रहता है नई गाड़ी रहने में। उसकी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसके बाद माइलेज और घटते रहता है। तो इसको चलाने में आसान रहता है, लेकिन मेंटेनेंस थोड़ा महंगा रहता है, और कुछ नहीं रहता। बाकी तो कॉमन रहता है इसके अंदर, जैसे स्टीयरिंग आपको कॉमन, इंडिकेटर वो सब रहता है। सिर्फ गियर और ब्रेक को समझ के हमें गाड़ी चलाना है। और ये गाड़ी जिस तरह से क्लच वाली गाड़ी जो परफॉर्मेंस जो फास्ट निकलती है, जैसे क्लच छोड़ने पे नाचने लगती है ना गाड़ी, ये नहीं करती है। ऐसे एक्सीलेटर देने के बाद करके इसके बाद जाती है, मतलब बहुत दबाव और पिकअप रहता है इसका। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल गाड़ी का गियर का सिस्टम क्या होता है। अब इसमें आप देखेंगे AM